हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लांट। फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और टॉपिक है एग्रीकल्चर। यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। और ख़ास करके 10th और 12th के जो स्टूडेंट हैं, जो अभी बोर्ड होने वाले हैं, बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाले हैं CBSE का, उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश कीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के बाद जो है वो बेल बटन, घंटे का निशान दबाना मत भूलिए, तभी मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आप तक टाइम से पहुंच पाएगा, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं हम। व्हाट टाइप्स ऑफ फार्मिंग is done in area with high population pressure, you can say the density। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि हाई पॉपुलेशन एरिया में किस तरह के एग्रीकल्चरल एक्टिविटी किए जाते हैं। तो वो है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, यानी एक तरह से जीवन निर्वाहन कृषि कह सकते हैं हम। जहाँ पर बहुत अधिक पॉपुलेशन है, डेंस पॉपुलेशन है, वहाँ पर इस तरह के एग्रीकल्चरल एक्टिविटी किए जाते हैं ताकि वहाँ के लोगों को आवश्यकता के अनुकूल जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो उनको उपलब्ध हो सके, अवेलेबल हो सके। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा, राइस प्रोडक्शन इज एन एग्जाम्पल इन हरियाणा एंड पंजाब। अगर हरियाणा और पंजाब में धान की खेती होती है, चावल की खेती होती है, तो उसे क्या नाम देंगे? तो उसे नाम देंगे हम कमर्शियल एग्रीकल्चर का। ऐसे कमर्शियल एग्रीकल्चर एक इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन अगर वो पंजाब और हरियाणा करता है तो उनका मेन एम जो होता है वो होता है उनको सेल करना और उससे अर्निंग करना। तो इसीलिए इसे कमर्शियल एग्रीकल्चर में रखा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्लांटिंग एग्रीकल्चर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। प्लांटिंग एग्रीकल्चर का अगर हम एग्जाम्पल दें तो वो कमर्शियल एग्रीकल्चर आ जाएगा। चाहे वो बनाना प्लांटेशन हो, चाहे वो शुगर कैन प्लांटेशन हो, यानी जितने भी तरह के प्लांटेशन वर्क हैं वो सभी किस में आ जाएंगे? कमर्शियल एग्रीकल्चर में। उसके बाद देखते हैं सम एग्जाम्पल ऑफ द प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो ये है जैसे पैडी हो गया, शुगर कैन जैसे अभी मैं बता रहा था, तो वो इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है कि विच आर द मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया। भारत में कॉफ़ी सबसे अधिक प्रोडक्शन करने वाला स्टेट कौन सा है? तो वो है कर्नाटका। विच इज़ द इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ टी इन इंडिया। भारत में जो सबसे अधिक चाय का उत्पादन करता है वो है आसाम और नॉर्थ बंगाल। नॉर्थ बंगाल में जो दार्जिलिंग वगैरह जो है, ये चाय का बहुत बड़ा बढ़िया क्वालिटी के चाय का यहाँ पर उत्पादन होता है। उसके बाद में नेक्स्ट, व्हेन इज जायद क्रॉप ग्रोन। जायद क्रॉप का जो उगाने का समय है, मेन रूप से जो फसल है वो 3 तरह से किए जाते हैं, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स और जायद क्रॉप्स। तो जायद क्रॉप्स का जो टाइमिंग है वो अप्रैल से जून तक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। अगर हम बात करें कि जायद क्रॉप्स कुछ जैसे उसके नाम लें, जैसे वाटरमेलन लें, ककम्बर लें, ठीक है, तो इस तरह के जो फसल हैं वो किस क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं? तो वो जायद क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं। यानी सबसे शॉर्ट टाइम पीरियड में जो फसल उगाए जाते हैं वो जायद क्रॉप्स ही हैं, ठीक है। उसके बाद में विच इज़ द एप्रोप्रिएट टाइम टू ग्रो खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स का एक मतलब जो टाइम पीरियड है वो क्या माना गया है? तो 1 जून से सितंबर तक माना गया है। जून से सितंबर जो है वो खरीफ क्रॉप्स उगाने का वो समय माना गया है। आपने इसका जब पढ़ा होगा खरीफ क्रॉप्स के बारे में, तो उसमें इन बातों की जानकारी होगी कि खरीफ क्रॉप्स जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, यहाँ तक कि वाटर लॉगिंग की ज़रूरत होती है। जैसे धान की फसल है तो इसमें बहुत ज़्यादा वर्षा की ज़रूरत होती है। ऐसा माना जाता है कि मिनिमम 70 डेज तक, 70 दिनों तक उसमें वाटर लॉगिंग होनी चाहिए। चलिए उसके बाद राइस, मेज, रागी, ज्वार, ग्राउंडनट एग्जाम्पल किसका है? किस फसल का? तो वो खरीफ क्रॉप्स का एग्जाम्पल है। किसका है? खरीफ क्रॉप्स का, ठीक है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो है, व्हाट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर औस, अमन और बोरो। ये जो है किस चीज़ के फसल के उदाहरण हैं? तो ये पैडी यानी धान के ये किस्में हैं। ऑन्स, ये औस गलत लिखा हुआ है, इसे ऑन्स लिखा जाएगा। अमन और बोरो ये धान की फसल के उदाहरण हैं। और ये असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में इस प्रकार की धान की फसलें उगाई जाती है। यहाँ तक कि 3-3 फसलें धान की ही उगा ली जाती है क्रॉप रोटेशन मेथड के अकॉर्डिंग। चलिए आगे देखते हैं हम। उसके बाद दिखाया गया हमारा
विच इज़ द मेन फूड ग्रेन क्रॉप ऑफ इंडिया। तो राइस जो है भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल है, यानी जो खाने वाले अनाज हैं वो राइस जो है वो माना गया है, और यह प्रोडक्शन में सेकेंड पोजीशन पर पूरे वर्ल्ड में आता है। ठीक है ना, यानी फर्स्ट पोजीशन पर कौन है तो चाइना, फर्स्ट पोजीशन पर कौन है चाइना आता है। ठीक है ना, तो इंडिया जो है वो किस में दूसरे पोजीशन पर आता है। ठीक है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर रिक्वायर्ड ग्रो राइस। चावल उगाने के लिए कितने टेम्परेचर की ज़रूरत होती है तो एवब 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, 25 या उससे अधिक। ठीक है, उसके बाद में हाउ मच ह्यूमिडिटी यानी रेनफॉल इज नीडेड फॉर ग्रो राइस। चावल उगाने के लिए आपको पता है कि वाटर लॉगिंग की ज़रूरत होती है, तो कितने वर्षा को माना गया है अप्रोप्रिएट माना गया है, तो रेनफॉल जो है ना वो एवब 100 सेंटीमीटर को अप्रोप्रिएट माना गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा विच इज़ द सेकेंड इंपॉर्टेंट मेन क्रॉप्स ऑफ इंडिया। ये मेन गलत लिखा हुआ, मेन क्रॉप्स ऑफ इंडिया। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट मेन क्रॉप्स कौन सा है, वीट, यानी चावल के बाद गेहूं को जो है फूड ग्रेन्स के रूप में बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं यहाँ के लोग। ठीक है, उसके बाद में रबी क्रॉप्स जो हैं, हाउ मच रेनफॉल रिक्वायर्ड फॉर रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स के लिए कितने पानी की ज़रूरत होती है, तो रबी क्रॉप्स जो है ना वो उसके लिए कम पानी की ज़रूरत होती है, और वो 50 to 75 सेंटीमीटर है। अगर हम खरीफ से कंपेयर करते हैं ना तो रबी क्रॉप्स में कम पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है हमारा ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब जो है किसके अंदर आता है, सीरियल क्रॉप्स अंडर, ये सब सीरियल क्रॉप्स के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो है व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड इन द एवेंडेंस इन रागी। रागी में किस प्रकार के पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, तो आयरन और कैल्शियम जो है वो रागी में पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद में फिर जैसा कि दिखाया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ द सीरियल क्रॉप्स। तो महाराष्ट्र और कर्नाटका को सीरियल क्रॉप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। नेक्स्ट क्रॉप, विच आर द मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ बाजरा। बाजरा प्रोड्यूसिंग के लिए किस स्टेट को सबसे माना गया है, तो राजस्थान को। राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाजरा होता है। विच आर द मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ रागी। रागी के लिए कर्नाटका को माना गया है सबसे इंपॉर्टेंट। और नेम अ क्रॉप विच इज़ यूज्ड फॉर बोथ फूड ग्रेन्स और फोडर, यानी चारा के रूप में भी और फूड ग्रेन्स के रूप में भी किसका यूज किया जाता है, तो मेज यानी मक्का का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, मक्का का। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट। विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द पल्सेज ऑफ द वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट जो माना गया है पल्सेज का, दाल का उत्पादक, ये इंडिया को माना गया है। किसको माना गया है, इंडिया को माना गया है। ठीक है, उसके बाद में विच इज़ द लार्जेस्ट पल्सेज प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। भारत में स्टेट कौन सा है जो सबसे अधिक दाल का उत्पादन करता है, प्रोडक्शन करता है, तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दाल उत्पादन होता है। अब यहाँ पर देखिए, विच क्रॉप इज नॉन एज द नाइट्रोजन फिक्सेशन। वो कौन सा क्रॉप्स है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उनको एब्जॉर्ब करके और सोयल में जो है न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाता है, यानी नाइट्रोजन के परसेंटेज को बढ़ाता है, तो वो दाल यानी पल्सेज, यहाँ भी दाल ही लिखा गया है, तो वो पल्सेज हैं जिसे दाल कहते हैं। ठीक है, लेकिन कहा गया है कि विच पल्सेज क्रॉप्स डज नॉट नाइट्रोजन फिक्सेशन। ऐसी कौन सी दाल की किस्में हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है, तो अरहर की दाल कहते हैं, तूड़ की दाल भी इसे कहते हैं, वो जो है क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद आइए नेक्स्ट, व्हाट इज़ द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर शुगर कैन प्रोडक्शन। शुगर कैन प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और शुगर कैन प्रोडक्शन जो है इसी से शुगर इंडस्ट्री चलता है, तो यानी एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री में शुगर प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है ये, और इसके लिए टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस अप्रोप्रिएट माना गया है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन शुगर कैन प्रोडक्शन। ये थोड़ा इसमें मतलब आगे पीछे होता रहता है, ऐसे इंडिया का सेकेंड रैंक है, फर्स्ट ब्राज़ील का माना जाता है, लेकिन ये आगे पीछे होता रहता है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें शुगर कैन प्रोडक्शन में हम परफेक्ट ये नहीं कह सकते हैं, तो इसीलिए जो आपको करंट से करंट डाटा मिले शुगर कैन प्रोडक्शन के लिए वो अप्रोप्रिएट माना जाएगा। हुज प्रोडक्ट इज खांडसारी। खांडसारी किसका प्रोडक्ट है, तो खांडसारी शुगर कैन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। खांडसारी जो है बहुत इंपॉर्टेंट माना गया। खांडसारी जो है वो किसका, शुगर कैन का ही प्रोडक्ट है। उसके बाद ऑयल सीड्स क्रॉप्स आर ग्रोन।
ऑन व्हाट % ऑफ द टोटल सॉन एरिया, जो टोटल सॉन एरिया जिस पर खेती की जाती है उसके कितने प्रतिशत पर जो है वो ऑयल सीड्स यानी तेल उत्पादन करने वाले सीड्स का उत्पादन किया जाता है। तेल उत्पादन जो जैसे सरसों मस्टर्ड सीड्स है या और सूरजमुखी का सीड्स है या ग्राउंड नट्स हैं, तो बहुत तरह के ऐसे हैं। तो कितने प्रतिशत पार्ट पर, कितने प्रतिशत पार्ट पर होता है, तो ये 12% पार्ट पर होता है। कितने पर? 12% पार्ट पर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा विच क्रॉप्स प्रोवाइड हाफ ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द ऑयल सीड्स। जितना ऑयल सीड्स का टोटल प्रोडक्शन उसका आधा जो है, आधा कौन किस चीज़ का उत्पादन होता है, तो ये ग्राउंड नट इसे जिसे कह सकते हैं हम या पीनट्स कह सकते हैं, तो वो इसके अकॉर्डिंग आ जाता है, ठीक है ना। तो ग्राउंड नट इसके अकॉर्डिंग आ जाता है। उसके बाद में विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ग्राउंड नट इन इंडिया, तो वो गुजरात को माना गया है। गुजरात जो है वो ग्राउंड नट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। इंपॉर्टेंट बेवरेज टी वॉज इनिशियली बाउट टू इंडिया बाय, यानी भारत में चाय किसके द्वारा लाया गया था, तो चाय ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया था, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा विच इज़ द रैंक ऑफ इंडिया टी प्रोडक्शन। इंडिया का विश्व में कौन सा स्थान है चाय के उत्पादन में, तो दूसरा स्थान है, ठीक है। ऐसे फिर भी डाटा लेवल का जो क्वेश्चन है, जो डाटा से रिलेटेड है, उसमें जो आपके पास करंट डाटा आ जाए उन चीज़ों का वो आंसर दीजिए, उन चीज़ों को देखिए, उन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। चलिए उसके बाद देखते हैं वेयर इज़ द वर्ल्ड फेमस अरेबिका वैरायटी। ये कॉफ़ी की किस्में हैं, अरेबिका और रोबस्टा, दो तरह की कॉफ़ी की किस्में होते हैं। तो अरेबिका वैरायटी ऑफ कॉफ़ी बाउट टू इंडिया इनिशियली, ये कहाँ से लाया गया, तो यमन से लाया गया था, ठीक है ना। कहाँ से लाया गया था, यमन से लाया गया था, क्लियर ना। उसके बाद में नेक्स्ट है विच स्टेट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया। कॉफ़ी भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट प्रोडक्शन करता है, तो वो है कर्नाटका। उसके बाद में रबर इज मेनली क्रॉप विच एरिया, रबर किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, तो इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन समझते हैं, जो 0 डिग्री इक्वेटर वाला जोन है, जहाँ पर हाई टेम्परेचर वाले जोन होंगे, और हाई टेम्परेचर वाले में जो जोन आएगा, जो एरिया आएगा, वहाँ पर जो है रबर की खेती अधिक की जाती है, क्लियर। उसके बाद में हाउ मच प्रेसिपिटेशन रिक्वायर्ड फॉर रबर, रबर के लिए वर्षा की कितनी आवश्यकता होती है, तो रबर के लिए जो वर्षा की आवश्यकता होती है मोर देन 200 सेंटीमीटर। और ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वो हैवी रेनफॉल में काउंट किया जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं कॉटन, जूट एंड सिल्क आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ क्रॉप्स। किस तरह के क्रॉप्स हैं, तो ये फाइबर क्रॉप्स हैं। किस तरह के क्रॉप्स हैं, फाइबर क्रॉप्स हैं, जिससे कपड़े वगैरह तैयार होते हैं। जैसे कॉटन फाइबर से कॉटन के कपड़े तैयार होंगे, जूट से जूट के सामान तैयार होंगे, सिल्क से सिल्क के कपड़े तैयार होंगे। उसके बाद नेक्स्ट द सिल्क वॉर्म इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉटन, कोकोन से जो है सिल्क वॉर्म मिलता है। ऑन विच लीव्स इज इट इज रेयर्ड, यानी कहने का मतलब है कि किस तरह के पत्तों पर इनका पालन किया जाता है, तो वो है ऑन द ग्रीन लीव्स ऑफ मेलबरी। मेलबरी एक ट्रीज होता है, उनकी पत्तियों पर जो है वो सिल्क के जो सिल्क वॉर्म होते हैं उनको पाला जाता है, और फिर उनसे जो है वो चीज़ें हमें मिलती है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है कि व्हाट इज़ द सिल्क प्रोडक्शन कॉल्ड, सिल्क प्रोडक्शन को क्या कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। सिल्क प्रोडक्शन को सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है, क्लियर। चलिए उसके बाद आते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर हाउ मेनी डेज शुड सनी एंड फ्रॉस्ट फ्री ऑफ कॉटन प्रोडक्शन। जहाँ पर कॉटन की खेती होती है, कॉटन प्लांटेशन वर्क होता है, वहाँ पर खिले हुए धूप और फ्रॉस्ट फ्री यानी फॉग फ्री कितने दिन कम से कम होनी चाहिए, अराउंड 210 डेज, लगभग में 210 दिन फ्रॉस्ट फ्री होनी चाहिए और खिली हुई धूप होनी चाहिए, क्लियर ना। उसके बाद में व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन कॉटन प्रोडक्शन, सेकेंड रैंक है, पहला रैंक चाइना का आता है, ठीक है। फिर भी मैं डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन में यही कहूँगा कि जो करंट आपके पास वो डाटा मिल जाए या रैंकिंग वगैरह मिल जाए तो उनको यूज कीजिए आप। उसके बाद में हु इज़ नॉन एज द गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है, जूट को जाना जाता है। किसे, जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आइए विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, तो इंडिया में वेस्ट बंगाल जो है सबसे अधिक जूट का प्रोडक्शन करता है। और आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और साथ साथ में लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। इंडिया पूरी दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और साथ साथ में लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। और यही कारण है
कि हम कह सकते हैं कि एक्सपोर्टिंग में, एक्सपोर्ट करने में इंडिया सेकंड पोजीशन पर आ जाता है। फर्स्ट पोजीशन पर कौन है? बांग्लादेश आ जाता है, क्योंकि इंडिया खुद ही बड़ा कंज्यूमर है इसका। चलिए आगे देखते हैं हम। विच क्रॉप इज नॉन एज द लेग्यूम क्रॉप्स, यहाँ पर ये देख लेना है, ठीक है, ये मिस्टेक्स हो सकता है। तो इसे जो कहा जाता है वो पल्सेस, तो इस क्वेश्चन को मैं क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। व्हेन डिड ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट? तो डिकेड ऑफ 60, इन द 60 डिकेड। और कौन थे इनके मेन? तो मेन थे MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन के द्वारा इनकी शुरुआत की गई थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया था। और ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई थी, सबसे पहले रखा गया था, वो व्हीट प्रोडक्शन को रखा गया था। बाद में बहुत सारे क्रॉप्स को इसके साथ ऐड करता गया। उसके बाद में विच प्रोडक्ट इज नॉन एज द ऑपरेशन फ्लड? ऑपरेशन फ्लड किसे माना जाता है? विच प्रोडक्ट इज नॉन एज? तो मिल्क प्रोडक्शन को। यानी कहने का मतलब या डेंस पॉपुलेटेड एरिया या टाउन एरिया में या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में लोगों को दूध उपलब्ध करवाने के लिए जो है ऑपरेशन फ्लड लाया गया था, ठीक है। और इसी के तहत जो है बहुत सारे जो हैं डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी मिल्क वगैरह का प्रोडक्शन किया जाने लगा। जैसे हमारे यहाँ आप कह सकते हैं इंडिया में जैसे कि अमूल है, या हम कह सकते हैं कि सुधा प्रोडक्ट है, या मदर डेयरी प्रोडक्ट है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। उसके बाद में देखिए कहा जाता है कि व्हाट इज अनदर नेम ऑफ द ऑपरेशन फ्लड? ऑपरेशन फ्लड का और दूसरा नाम क्या है? व्हाइट रिवॉल्यूशन। ऑपरेशन फ्लड को व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्लियर ना? चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज द प्लेस ऑफ इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स? What is the place? या नोट, यू कैन से द पोजिशन, यू कैन से द रैंकिंग। कौन सा रैंक है इंडिया का? इंडिया का सेकेंड रैंक है, ठीक है ना, फ्रूट्स और वेजिटेबल में। तो फर्स्ट किसका है? चाइना का है, ठीक है। उसके बाद में हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कॉटन क्रॉप टू मैच्योर? यानी कॉटन क्रॉप्स तैयार होने में लगभग कितना समय लगता है? तो लगभग में 6 से 8 महीने का समय लगता है कॉटन क्रॉप्स को तैयार होने में। उसके बाद आइए नेक्स्ट। हु वाज द फर्स्ट ऑफर्ड 80 एकर्स लैंड टू द लैंडलेस विलेजर्स? यानी कौन से ऐसे व्यक्ति थे कि हमारे यहाँ जब एक चला था भूदान और ग्रामदान मूवमेंट चला था, भूदान और ग्रामदान आंदोलन, तो ऐसे सबसे पहले कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने अपने 80 एकर्स के ज़मीन को डोनेट करने की बात कही और किया था उन्होंने? तो वो थे श्री रामचंद्र रेड्डी। कौन थे? श्री रामचंद्र रेड्डी। हु वर द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ द भूदान? भूदान में क्या होता था? जमीन दान किए जाते थे और वही जमीन गरीबों में बांटा जाता था, जो लैंडलेस होते थे उनमें बांटा जाता था। तो वो कौन थे? विनोबा भावे, ठीक है। उसके बाद में व्हाट इज द भूदान ग्रामदान मूवमेंट नॉन? भूदान ग्रामदान मूवमेंट को और किस नाम से जाना गया? ब्लडलेस रिवॉल्यूशन के नाम से जाना गया। इसे हिंदी में कहते हैं रक्तहीन क्रांति, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। व्हाट इज मीन्ड बाय जीन रिवॉल्यूशन? जेन रिवॉल्यूशन यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग थी ये। क्या है ये? जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें न्यू वैरायटीज़ के सीड्स को डेवलप किया जाता है। लेबोरेटरिकल मेथड से जो है वो सीड्स वगैरह को डेवलप किया जाता है जिससे कि कम खेतों में अधिक प्रोडक्शन मिल पाए। तो इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है आप लोगों के लिए। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, खास करके 10th और 12th के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद वो जो घंटे का निशान है उसे ज़रूर दबाइए और उसके बाद इसे लाइक शेयर भी कीजिए। थैंक यू।